तो अब हम बात करेंगे पार्ट टू की। पार्ट टू ऑफ व्हाट? पार्ट टू ऑफ GS2 टेस्ट नंबर 3। ओके, तो ये फुल लेंथ टेस्ट होगा जहां पे हमने बात की थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी कवर करेंगे, है ना, गवर्नेंस वाला पॉइंट कवर करेंगे, पूरा सिलेबस गवर्नेंस का, सोशल जस्टिस वाला पार्ट कवर करेंगे एंड इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट कवर करेंगे, जो कि GS पेपर 2 में हमारे पास मेंस के द्वारा, मेन सिलेबस में है, यूपीएससी के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन हाउ द एप्लीकेशन ऑफ पीपल फर्स्ट अप्रोच इन गवर्नेंस will ensure a digital transformation are successful and beneficial for everyone। सो हमको यहाँ पे बात करना है अबाउट पीपल्स फर्स्ट अप्रोच की, है ना, जो ई गवर्नेंस के अंदर जो पीपल्स फर्स्ट अप्रोच होता है उसकी बात करनी है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है उसकी बात करनी है, और कैसे ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, बहुत सक्सेसफुल हो सकता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, सो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। एक्सप्लेन हाउ द एप्लीकेशन ऑफ पीपल्स फर्स्ट अप्रोच इन ई गवर्नेंस विल एंश्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आर सक्सेसफुल एंड बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय डिफाइनिंग व्हाट इज ई गवर्नेंस एंड व्हाट इज पीपल्स फर्स्ट अप्रोच। ई गवर्नेंस एंड पीपल्स फर्स्ट अप्रोच। उसके बाद बॉडी के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे जो पीपल्स फर्स्ट अप्रोच है, हाउ पीपल्स फर्स्ट अप्रोच जो है ई गवर्नेंस के अंदर वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। ओके, कैसे ला रहा है भाई? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास बात करेंगे। तो ये इंक्लूसिविटी लाता है, मतलब ब्रीच करता है जो डिवाइड्स है, मतलब जो रिच एंड पुअर के बीच जो डिवाइड है उसको ये क्या कर रहा है? एक तरह से जोड़ रहा है। सो इट ब्रिंग्स इंक्लूसिवनेस। जो पीपल्स फर्स्ट अप्रोच है वो ई गवर्नेंस के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इंश्योर कर रहा है? बिकॉज इट ensures inclusiveness and also it increases user experience, increases user experience, also it empower, है ना, एम्पावरमेंट देखने को मिलता है थ्रू कंटिन्यूस एंगेजमेंट एंड फीडबैक, एम्पावरमेंट थ्रू continuous engagement plus feedback and also ये जो अप्रोच है इट इंक्रीज ट्रस्ट इन द सिस्टम, इंक्रीज ट्रस्ट। और क्या करता है भाई? ये है एजुकेशन सेक्टर में, जैसे हमारे पास जो टेली एजुकेशन है ना, दीक्षाला पोर्टल है, वो सब चीज़ एग्जाम्पल है। हेल्थ सेक्टर में हमारे पास, है ना, फर्स्ट अप्रोच चीनी गवर्नेंस का एग्जाम्पल क्या है? टेली मेडिसिन हो गया, डिजी हेल्थ मिशन हो गया। सो ये सब है हमारे पास। जैसे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर हमारे पास टेली एजुकेशन है ना, डिजी साला है, ये सब चीज़ें हैं। हेल्थ के अंदर हमारे पास बात करेंगे वो टेली मेडिसिन कैसे ये इंक्लूसिव ला रहा है, एंड हम बात करेंगे वो डिजी हेल्थ मिशन की। ओके, और बट कुछ चैलेंजेस भी है उसके बारे में हम बात करेंगे यार, चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। एंड कंक्लूजन के अंदर हम क्या करेंगे? हम बताएंगे कि कैसे चैलेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, बाय मेंशनिंग अ वे फॉरवर्ड। ओके, सो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग व्हाट इज फर्स्ट अप्रोच। पीपल फर्स्ट अप्रोच जो है ना, इट रिफर्स टू पुटिंग ई गवर्नेंस के अंदर पीपल्स फर्स्ट अप्रोच का मतलब क्या है? पीपल्स को जो है, जो लोग हैं उनको पहले रखना, है ना, पुटिंग पीपल्स एट द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एंड हमारे पास टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जिससे हम एनहांस कर पाए उनकी वेलबींग को एंड डेवलपमेंट को। सो पीपल फर्स्ट अप्रोच इन
governance refers to putting people at the center of decision making process, okay, and leveraging technology to enhance the well-being. Okay, this is what we call people first approach. सो ये हो गया इंट्रोडक्शन भाई। इसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे कैसे जो ये पीपल्स फर्स्ट अप्रोच है ई गवर्नेंस के अंदर वो कैसे सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, कैसे इंश्योर करेगा सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। पीपल्स फर्स्ट अप्रोच ऐसे लिखते हैं, पीपल्स फर्स्ट अप्रोच इन ई गवर्नेंस सक्सेस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सक्सेस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे भाई? बिकॉज जो पीपल्स फर्स्ट अप्रोच है इट ब्रिंग्स व्हाट, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल्स के साथ हम देखो जो भी बोलेंगे उसको एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे सब्सटेंशिएट करेंगे तभी हमारा आंसर वर्थ इट होगा यार। सो इट इंश्योर्स व्हाट, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो ई गवर्नेंस जो था एज फैसिलिटेटेड ऑनलाइन फिलिंग ऑफ आरटीआई थ्रू आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल्स, तो जिससे क्या आया भाई, है ना, जिससे क्या आया, है ना, जिससे मोर पीपल पार्टिसिपेशन हुआ, है ना, जिससे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आई। ई गवर्नेंस हैज facilitated online filing of RTI through RTI online portal, bring transparency, also inclusiveness लाता है ये। एंड अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में जैसे कि हमारे पास जो MCA है दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ना, MCA 21 पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट फैसिलिटेट व्हाट्स, इट फैसिलिटेट न्यूमरस सर्विसेज फॉर द कंपनी, ठीक है ना। सो जिससे क्या होता है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होता है ना वो इनकॉर्पोरेट होता है। यहाँ पे हम कैसे बात करेंगे कि जो ये पीपल्स फर्स्ट अप्रोच है कैसे ये हेल्थ में चेंजेस ला रहा है यार, उसकी बात करेंगे। एग्रीकल्चर में चेंज ला रहा है उसकी बात करेंगे। तो हेल्थ वाला सेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको थोड़ा सा कम लिखना है यहाँ पे। सो हेल्थ में कैसे ये हमारे पास सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है हेल्थ सेक्टर में, बिकॉज इनिशिएटिव्स लाइक जो डिजिटल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, टेलीमेडिसिन हो गया, ये सब जो है ना इट पुट्स पीपल्स एट द सेंटर ऑफ द हेल्थ सर्विस डिलीवरी, है ना। Initiatives like National Digital Health Mission, telemedicine, औषधि एक्सेट्रा, ये सब क्या है भाई, ये सब हमारे पास ई गवर्नेंस के एक तरह से इनिशिएटिव्स रहे हैं। दे पुट पीपल्स एट द सेंटर, है ना, ऑफ द हेल्थ सर्विस डिलीवरी।
हेल्थ सर्विस डिलीवरी। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर हमारे पास पीपल्स फर्स्ट अप्रोच क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एजुकेशन टू डिप्राइव्ड सेक्शन, है ना, उनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाइक किए थे, जैसे कि हमारे पास जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, डिजी लॉकर है, स्वयं पोर्टल है, इट प्रोवाइड्स एजुकेशन टू डिप्राइव्ड सेक्शन। ओके, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, डिजी लॉकर, स्वयं पोर्टल, ये सब क्या करते हैं भाई, दिस आर ऑल, दिस प्रोवाइड्स एजुकेशन टू डिप्राइव्ड सेक्शन। ओके, सो ये सब हो गया भाई ई गवर्नेंस में जो पीपल्स फर्स्ट अप्रोच है वो सब चीज़ है, इस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ऑल्सो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो जो एकता पोर्टल है, इट फैसिलिटेट व्हाट एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन। जो मेघदूत ऐप है, प्रोवाइड्स फोरकास्ट रिलेटिंग टू द टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। सो इससे क्या रहा है, एक तरह से हमारे पास डिजिटल सॉल्यूशन सक्सेसफुल हो रहा है भाई। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर में कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाया पीपल्स फर्स्ट अप्रोच, है ना, जो एकता पोर्टल, इट फैसिलिटेट्स व्हाट, इट फैसिलिटेट एग्रीकल्चरल एजुकेशन। एंड जो मेघदूत ऐप है, it provides forecast relating to the weather, temperature, रेनफॉल एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ हमारे पास हैं भाई, बट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ इश्यूज भी हैं यार, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, जैसे कि इंक्लूसिविटी का चैलेंज है, जो अर्बन रूरल डिवाइड का एक चैलेंज है, प्राइवेसी कंसर्न है, डाटा प्रोटेक्शन कंसर्न है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो है ना वो भी एब्सेंट है यार यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे पुअर ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हमको ध्यान देना है। सो यहाँ पे हम इश्यूज़ की अगर बात करें तो इश्यूज़ में हमारे पास रूरल अर्बन डिवाइड, प्राइवेसी इशू, है ना, यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन कंसर्न है। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है भाई, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और है ना आईसीटी मैनेजमेंट जो है वो भी खराब है यार। तो ये सब चीज़ें हैं। और ऑल्सो ट्रस्ट बिल्डिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन ई गवर्नेंस। ओके, सो ये सब हमारे पास एक चैलेंज इश्यूज रह गए हैं। ठीक है, सो इसको अगर हम कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन अवेयरनेस जनरेशन, एक प्रकार से वे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जैसे जो चैलेंजेस हैं वो मिटिगेट हो पाएँ। सो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, दे कैन वर्क ऑन अवेयरनेस जनरेशन, incentivizing the citizen to get digitally literate to use the digital service and improve the accessibility of digital service. Okay, so government should work on
government should work on awareness generation, incentivizing the citizens to get digitally literate। मतलब जैसे कि हम प्रेगनेंसी को जब होता है एक टर्शरी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर, उसमें इंसेंटिवाइज करते हैं एज कम्पेयर टू होम डिलीवरी। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं जिससे वो डिजिटली लिटरेट हो जाए, बिकॉज पीपल्स आर ससेप्टेबल टू स्मॉल चेंजेस जा रहा है ना, याद रखना। एंड टू यूज डिजिटल सर्विस एंड इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी टू डिजिटल सर्विस। ऐसे लिए थे हम बस, ठीक है ना। अवेयरनेस जनरेशन कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। सो ये सब हमारे पास एक तरह से वेव फॉरवर्ड के फॉर्म में हमने इसको लिखा है उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था एक्सप्लेन हाउ द एप्लीकेशन ऑफ पीपल्स फर्स्ट अप्रोच इन ई गवर्नेंस विल एंश्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर सक्सेसफुल एंड बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम अ गेम चेंजर presenting a multitude of possibility for students and educators alike in India. However, it has also inadvertently deepened existing social inequalities. कमेंट। तो ये सोशल जस्टिस से क्वेश्चन है भाई। ओके, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये गवर्नेंस से था, और गवर्नेंस से पहले जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से थे। ओके, सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करना है। ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकेम अ गेम चेंजर प्रेजेंटिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर अलाइक इन इंडिया। However, it also inadvertently deepened existing social inequalities comment। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच जो होगा क्वेश्चन के लिए हमारा पास, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? एंड इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसने एक रिवॉल्यूशन लाया भाई, दोनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज एजुकेटर्स के लिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन की बात करेंगे। इसके बाद बॉडी के अंदर क्या बात करेंगे? बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट इट्स एडवांटेजेस ऑल्सो, जिससे कि हमारे पास ये इसने एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाया, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक प्रकार से लाया। सबसे पहले तो हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ व्हाट? एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इसके मेन 3 एडवांटेज हम यहाँ पे बताएंगे भाई। मेन मतलब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ये बढ़ा देता है एक प्रकार से। एंड ऑल्सो ये फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, अपनी जब चाहे जब पढ़ सकता है। नहीं तो एक टाइमिंग में पढ़ सकता है भाई 9 से 12, 9 से 2, लेकिन अब रात को भी कभी पढ़ सकता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है ये। एंड ऑल्सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है, रीच ज़्यादा है, सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव यार। इट ब्रिंग्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या? ऑनलाइन एजुकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसने जो एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा डिपेंड किया है। कैसे भाई, है ना, कैसे इसने सोशल डिपेंड किया है एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज़ को? क्योंकि इसने क्या लाया भाई? इसने डिजिटल डिवाइड लाया। मतलब जिसके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा। एंड ऑल्सो लैंग्वेज एंड रीजनल डिस्पेरिटीज़ है। मतलब कुछ लैंग्वेजेस जो है कुछ जगह पे इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि एजुकेशन है, इंग्लिश वाला है, अगर यहाँ पे इंग्लिश नहीं जान रहा है वो कैसे सीखेगा? सो इट ब्रिंग्स व्हाट? लैंग्वेज एंड रीजनल डिस्पेरिटीज़। ओके, इट ब्रिंग्स व्हाट? इट ब्रिंग्स लैंग्वेज एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। एंड ऑल्सो ये सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी लाता है एक तरीके से। कैसे लाता है उसकी बात तो करेंगे। एंड लास्ट में हमको क्या करना है भाई? हमको सॉल्यूशंस देने हैं। बट दिक्कतें हैं कि यहाँ पे डिजिटल डिवाइड है, यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजनल डिस्पैरिटीज है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, ये है चैलेंजेस। तो इसको मिटिगेट कैसे करेंगे, इसको एड्रेस कैसे करेंगे, ये हमको ही बताना है। सो सॉल्यूशंस टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, और कैसे इसने जो डिपेंड कर दिया है यार इनइक्वालिटीज को, उसको एड्रेस करेंगे। सॉल्यूशन टू
एड्रेस दी सोशल इनइक्वालिटीज। उसके बाद जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय emphasizing on the need to concerted effort to mitigate the unintended consequences to ensure the equitable access to quality education for all। मतलब हमको ये ध्यान देना है कि रिगार्डलेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है ना, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका, उसके रिगार्डलेस हमारे पास उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये हमको इंश्योर करना है। ensure equitable access to quality education। तो एक प्रकार से हमारा ये अप्रोच हो गया भाई। सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट रिसेंट, जैसे पोस्ट कोविड जो इसका टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन था वो बहुत ज़्यादा तेजी से फैला भाई, है ना, पूरी दुनिया में फैल गया। ओके, सो इसके बारे में बताएंगे दैट पोस्ट COVID-19 pandemic there has been a significant rise in technology driven education at the global and national level। ओके, बट हम अब बॉडी में बात करेंगे अबाउट दी ऑनलाइन एजुकेशन एज अ गेम चेंजर फॉर बोथ दी स्टूडेंट एंड टीचर। कैसे गेम चेंजर रहा है? चेंजर फॉर बोथ, बिकॉज जो ऑनलाइन एजुकेशन है इट इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, है ना, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन permitted to a much audience has brought flexibility of around 24/7 quality education and especially to women यार, ठीक है ना। increase accessibility of quality education and has brought flexibility and 24/7 quality education and especially to women, उनके साथ जिनके पास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट होता है ना, स्पेशली टू वुमेन एंड वीकर सेक्शन, अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एंड ऑल्सो जो क्वालिटी कंटेंट है वो बढ़ा है यार, है ना, बिकॉज क्वालिफाइड टीचर्स जो थे जो कि नहीं रीच कर पा रहे थे स्टूडेंट्स को, है ना, वो अब रीच कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। सो क्वालिफाइड के qualified teachers are to the
mass of students all over the globe। और क्या क्या चीज़ें जो कि ऑनलाइन एजुकेशन लाया है भाई, इसने जो कंटेंट है उसको इंटरेस्टिंग भी बना दिया, जैसे कि हम ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में पढ़ पा रहे हैं। ओके, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन मेक्स द कंटेंट एंड एजुकेशन इंटरेस्टिंग। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन makes the content and education interesting। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो ऑडियो विजुअल फॉर्म में जब लर्निंग होती है ना भाई, है ना, तो जो नॉलेज का ट्रांसमिशन होता है वो बहुत आसानी से होता है। स्टूडेंट्स टेंड टू गेन मोर वाया ऑडियो विजुअल मोड ऑफ लर्निंग। ओके, और क्या हुआ है भाई, एक तरह से जो जेंडर गैप था, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज थे इन टर्म्स ऑफ व्हाट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर कैन बी फिल्ड बाय प्रोवाइडिंग अ एडुकेट कनेक्टिविटी। जो जेंडर गैप एंड जो पैसे वाले लोग बड़े टीचर्स को अफोर्ड कर पाते थे, गरीब नहीं कर पाते थे, जो डिस्पैरिटी है उसको एक तरह से ख़त्म किया। कैन बी filled by providing educate connectivity, मतलब जो नेट है वो जो आगे आज बहुत समय तक बहुत डीप तक पेनिट्रेट कर चुका है। सो ये तो हमारे पास फ़ायदे हो गए, बट कुछ इश्यूज़ भी हैं भाई। इश्यूज़ ऑफ व्हाट, इश्यूज़ जो है जैसे कि पहला है जो डिजिटल डिवाइड है, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट वाइडली एक्सेसिबल सिंस जो 70% ऑफ द स्कूल है ना, दे लैक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 4% जो रूरल हाउस होल्ड है हैड एक्सेस टू द कंप्यूटर्स कंपेयर टू 23% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड। सो एक तरह से डिजिटल डिवाइड है जिसकी वजह से हमारे पास एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। इट इज नॉट वाइडली accessible since 70% schools lack digital infrastructure। और हमारे पास जेंडर बायस भी देखने को मिलता है यार। जेंडर बायस मतलब गर्ल्स इन दी वल्नरेबल हाउस होल्ड फेस इंक्रीज डोमेस्टिक ड्यूटीज, उनके पास ड्यूटीज ज़्यादा होती है जिससे दे हैव इनएबिलिटी टू एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशन। गर्ल्स इन वल्नरेबल household face increase domestic duties increase domestic duties, जिससे क्या होता है it is inducing their inability to एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशन। ड्रॉप आउट भी बहुत ज़्यादा है यार,
और अगर हम बात करें तो ये जो इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटीज़ है, मतलब जैसे कि हम बात करें केरला में 88% जो स्टेट है इंटरनेट फैसिलिटी है ना। दिल्ली में 86% के पास इंटरनेट फैसिलिटी है, गुजरात में 71% के पास है, बट हर स्टेट में ऐसा नहीं है ब्रो, है ना। इंटरनेट फैसिलिटी इज़ मोर देन हाफ देयर स्कूल्स, बाकी बाकी जगह नहीं है ऐसा। ओके, सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इश्यूज तो हैं, but it is a time to refresh the education system and give them push. Okay, on both front. Okay, कैसे भाई? Because by government initiatives like भारत पढ़ो कैंपेन, है ना, जो दीक्षा है, दैट इज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब टेक्नोलॉजी ने हमारे पास एक तरह से बूस्ट तो किया है यार। सो कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट इट इज टाइम टू रिफ्रेश द एजुकेशन सिस्टम बाय effectively implementing initiatives like भारत पढ़े कैंपेन, दीक्षा and need stronger, okay, and make policies on education technology. Make policies on एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था भाई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 था, ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकेम अ गेम चेंजर प्रेजेंटिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एज एंड एजुकेटर्स like in India. However, it has also inadvertently deepened the existing social inequalities, जो कि हमने यहाँ पे बताया है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्ट एज अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इलाबोरेट। मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो क्या करते हैं भाई? एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट करते हैं, जिससे दे एक्ट एज अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर व्हाट? फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसको इलाबोरेट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अप्रोच क्या होगा भाई? अप्रोच हमारे पास ये होगा कि सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? वी कैन इंट्रोड्यूस बाय मेंशनिंग अबाउट दी, है ना, मेंशन करेंगे कैसे एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट इज अ क्रूशियल फैक्टर फॉर ड्राइविंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एंड कैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, बिकॉज ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। प्लेटफॉर्म किसको प्रोवाइड करते हैं? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टू दी वुमेन्स एंड एंगेज इन दी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज। ओके, सो इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे भाई? मेंशन अबाउट दी हाउ एंटरप्रेन्योरशिप, ना हम बताएंगे अबाउट दी SHGs एंड entrepreneurship empowerment, SHGs and entrepreneurship empowerment। ओके, बॉडी में किसके बारे में बात करेंगे? बॉडी में बात करेंगे अबाउट कैसे SHG जो होते हैं वो एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को। कैसे एम्पावर करते हैं भाई SHGs? बाई वो जो SHGs होते हैं ना वो इंडिविजुअल्स को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं,
एक्सेस टू रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करते हैं। उसके बारे में बताएंगे कि ऐसे एसएचजीज जो हैं वो एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स कैसे एम्पावर करते हैं? बाई शेयरिंग, बाई प्रोवाइडिंग स्किल्स, है ना, एक्सेस टू रिसोर्सेस, ऑल्सो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ओके, and they serve as a platform for what जो SHGs है, they serve as a platform for pooling resource, sharing knowledge and enhancing business capabilities, है ना। जो SHGs हैं, they serve as a platform for what, रिसोर्स प्रोवाइड करना, मतलब एक प्रकार से रिसोर्स को खींचते हैं ये, शेयरिंग नॉलेज, एनहांसिंग बिजनेस कैपेबिलिटीज। ओके, एंड ऑल्सो हम बात करें कि जो एसएचजीज हैं ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के, है ना, और वुमेन्स जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड जनरेट इनकम। एंड ऑल्सो जैसे ही ये स्टार्ट करेंगे बिजनेस, जो वुमेन्स हैं या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे ये स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो ये डेवलपमेंट को फोकस करता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट करता है, जो देश है उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट आता है इससे। इसकी भी बात करेंगे कैसे एसएचजीज जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाते हैं थ्रू हेल्पिंग वुमेन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू इंक्रीज इनकम। सब चीज़ों की बात करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन में हम बताएंगे पूरे पूरे जो हमने बॉडी में बात की उसको समराइज कर देंगे यार। ओके, तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या हैं। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या हैं उसके बारे में हमको सबसे पहले बताना है यार। बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर informal associations of people who come together to find a way to improve their living condition and it create a positive cycle for economic growth and social transformation। ठीक है, ये होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इम्पैक्ट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन बी एनालाइज्ड इन मल्टी डायमेंशंस। इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगर हम बात करें इन द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखते हैं जिससे कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, बिकॉज हमको एंटरप्रेन्योर, है ना, हमको बात करनी है अबाउट एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट के बारे में। सो यहाँ पे लिखते हैं SHGs थ्रू entrepreneurship empowerment serve as a powerful catalyst
for inclusive development, and it create a positive cycle for economic growth and social transformation, creating a positive cycle of economic growth, creating a positive cycle of economic growth and social transformation. ओके ये पॉइंट लिख सकते हो, इसको इंट्रोडक्शन में इसको भी लिख सकते हो या फिर इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इसको हम नहीं लिखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ओके फिर हम लिखेंगे अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एसएचजीज। नहीं यार, वो पहला जो था सेल्फ हेल्प यूज होते क्या, वही ठीक था यार, ऐसा नहीं करना है, जो पहला सोचा था वही कर लेते हैं। ओके इस प्रकार से लिखेंगे, जो इम्पैक्ट है उस प्रकार से लिखते हैं। फिर इस रखना ही 15 मार्क्स का नहीं है भाई, 10 मार्क्स का है। सो इम्पैक्ट ऑफ द एसएचजीज की बात करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एसएचजीज पहला है, ये क्या लाता है भाई, ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाता है। कैसे? बिकॉज एसएचजीज एम्पावर द मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स स्पेशली वुमेन टू स्टार्ट बिजनेस एंड उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा के रखे। जैसे कि अगर हम बात करें कुदुम्बश्री प्रोग्राम जो केरला में था, इट लेड द क्रिएशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर इकोनॉमिक स्टेटस। तो एग्जांपल्स के साथ हम अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करेंगे यार। दी कुदुम्बश्री प्रोग्राम in Kerala has led to the creation of micro enterprises and significant improvement in their economic status. So empowerment लाता है, economic empowerment, also ये social इंक्लूज़न लाता है भाई। एसएचजीज क्या करते हैं, सोसाइटी के अंदर सोशल इंक्लूज़न लाते हैं। कैसे? बिकॉज ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं भाई, है ना। ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं मार्जिनलाइज इंडिविजुअल को, जिससे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में। सो जो जेंडर नॉर्म्स हैं, है ना, जेंडर इक्वालिटी है, उसको बढ़ावा देता है ये, है ना। जिससे क्या होता है, सोशल स्टेटस बढ़ता है, जो मेंबर्स हैं इसके उसका भी उनका आत्मविश्वास बढ़ता है ना। इस तरह से कम्युनिटी कोहेजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन था, जो कि एक ट्रेड यूनियन था भाई, इट ऑर्गेनाइज एंड एम्पावर पुअर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज एंड एम्पावर पुअर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एंड इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस इंप्रूव होने से क्या होगा भाई,
है ना, ग्रेटर इंक्लूजन इन द सोसाइटी आएगा, एंड अचीव्स ग्रेटर इंक्लूजन इन सोसाइटी। सो ये हो गया हमारे पास इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बात की, सोशल एस्पेक्ट में बात की, है ना। अगर हम बात करें कि एसएचजीज कैसे स्किल डेवलपमेंट करते हैं, कैसे ये स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उसकी, तो स्किल डेवलपमेंट पे कैसे फोकस करना पे एग्जांपल अगर दें तो एग्जांपल के तौर पे जो मनदेशी महिला बैंक है, मानदेशी महिला बैंक है कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है ना। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल सर्विस तो प्रोवाइड करता ही करता है, उसके साथ साथ वो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है किसको, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। सो ये एक साथ साथ जो एसएचजीज होते हैं, है ना, जो कि जैसे कि एसएचजीज में हमारे पास जो मनदेशी महिला बैंक है वो एक एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, जो कि वुमेन्स को स्किल प्रोवाइड कर रहा है। मनदेशी महिला बैंक इन महाराष्ट्र provides a comprehensive training program to women entrepreneurs। ऐसे लिखते हैं, offers a comprehensive training programs to women entrepreneurs। ओके, और भाई जो एसएचजीज होते हैं वो नॉलेज शेयर एंड कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे क्या होगा, एक इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बनता है और इट विल ड्राइव दी डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इसको लिख देते हैं, ये जो मेन जो ये महिला देशी बैंक है, ठीक है, ये फाइनेंशियल सर्विस तो ऑफर करता ही करता है, यहाँ पे लिखेंगे इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विस बट ऑल्सो ऑफर्स comprehensive training programs to women entrepreneurs। एंड ऑल्सो ये नॉलेज शेयरिंग कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं, जिससे इनोवेशन आएगा एंड इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। SHGs promote knowledge sharing, collaboration and collective bargaining that foster innovation and inclusive growth। ठीक, और क्या करता है भाई, एक तरह से जो एसएचजीज हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी लाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लाते हैं, बिकॉज ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस ज़्यादा एनकरेज करते हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिस हो गया, मतलब ये इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस को ध्यान देते हैं, एंड अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फोकस करते हैं, इससे मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो पाए। सो बहुत तरीके से एक तरह से ये हमें को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एंड एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट लाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कैसी ये पावरफुल कैटलिस्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, है ना, बिकॉज एसएचजीज जो है वो एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट कर रहा है इन सब चीज़ों से, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से जो एंटरप्रेन्योर था वो एक तरह से एम्पावर होगा, सोशल इंक्लूजन से एक तरह से वो एम्पावर होगा, है ना, तो उससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट आएगा, स्किल डेवलपमेंट होगा तो एंटरप्रेन्योर जो है वो एम्पावर होगा, उससे क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आएगा, नॉलेज शेयरिंग से जो एंटरप्रेन्योर है वो एम्पावर होगा, जिससे तरह से क्या होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आएगा। उसी प्रकार जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, बिकॉज एसएचजीज ऑल्सो फोकस ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, SHGs promote sustainable
practices by encouraging eco-friendly production techniques, renewable energy solutions, and sustainable agriculture. ओके सो हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो एसएचजी साइड मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स, बिकॉज ये स्किल्स को तो एम्पावर करते ही करते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरियस एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज, टू एंगेज इन वेरियस एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज. सो लिखेंगे कि दैट एसएचजीज मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन in developing entrepreneurship aptitude. Okay, among individuals. Okay, and create a have a transformative impact that extends beyond individuals to the entire community, and create a transformative impacts that extends beyond individual members to entire communities. तो ये क्वेश्चन था भाई क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? बाय एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट एसएचजीज एक्ट एज अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट. बिल्कुल सही है. एसएचजीज ले देके क्या पे ध्यान देते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट पे. और जब एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट होता है तो उससे क्या होता है भाई? इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, सबका साथ सबका विकास होता है. तो 4 डायमेंशन हमने कवर किए मेनली. पहले तो हमने इकोनॉमिक डायमेंशन की बात की, कैसे एसएचजीज जो है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाते हैं. जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आता है तो एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या करना है. सो उससे क्या होगा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट आएगा. दूसरा हमने सोशल कोहिजन की बात की, सोसाइटल एस्पेक्ट की बात की, कैसे वो सोशल कोहिजन लाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है ना, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो एम्पावर होता है, वो जागरूक होते हैं, है ना. उसके बाद हमने बात की अबाउट दी सस्टेनेबल, कैसे सब चीज़ें करते हैं सस्टेनेबल वे से, इन्वायरमेंट पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन एंड रिसोर्स कंजर्वेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं. और हमने बात की कि कैसे यहाँ पे ये स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट करते हैं. लास्ट में कंक्लूड किया कि कैसे इट हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट, जो है ये एसएचजीज जो है एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसका? फॉर अ एंटरप्रेन्योरशिप एप्टीट्यूड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, जिससे इंडिविजुअल लेवल पे चेंज तो आ ही रहा है, एज वेल एज द कम्युनिटी लेवल पे भी चेंज आ रहा है. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बिकॉज G20 में G20 के साल में G20 का क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता. तो G20 के रेफरेंस में कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं पूछा व्हाट इज G20, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग G20. आपसे एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो किस प्रकार का हो सकता है वो हमको यहाँ से समझना है. यहाँ से हमको कंटेंट चुराना है भाई. यहाँ से हमको क्या करना है? कंटेंट चुराना है, जिसको एग्जाम में हम जोड़ तोड़ के इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, बॉडी के फॉर्म में, कंक्लूजन के फॉर्म में लिख आ सकें. Okay, so question number 9 is India's presidency of the G20 present a significant opportunity to revitalize multilateralism and address the global challenges. In the light of the above statement, discuss the role of India, that is the role that India can play in steering the empowerment and alternative international institution of global governance that respond to रियलिटीज ऑफ 21st सेंचुरी. देखो ये जो क्वेश्चन है वो गवर्नेंस के रेफरेंस में है, ठीक है ना. गवर्नेंस के रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमको समझना है कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे आ रहा है. G20 के बारे में आ रहा है. अगर इन्वायरमेंट के रेफरेंस में बात करेंगे, अगर इन्वायरमेंट GS3 में आ रहा है, तो GS2 में आ रहा है, तो हम इसको गवर्नेंस के रेफरेंस में बात करेंगे. एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई. इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी
It presents what? It presents a significant opportunity to revitalize multilateralism and address global challenges. In the light of the above statement, discuss the role that India can play in steering the empowerment of alternative international institution of global governance that respond to realities of 21st century. ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसके बारे में हम अप्रोच में समझेंगे यार. सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, मतलब यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस नहीं, यहाँ पे जो अप्रोच होगा हमारा, पहले अप्रोच होगा उसकी बात करते हैं. इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज प्रेजेंसी इन G20. सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी इन G20. बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द नीड फॉर अल्टरनेटिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि क्या करेंगे भाई? मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड रेस्पॉन्सिव चीज़ें प्रोवाइड करेंगे. ओके, जो कि ग्लोबल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. सो अल्टरनेटिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे नीड बताना है. पहले तो हम क्या करेंगे, है ना, हमको बताना है अबाउट दी नीड टू अल्टरनेटिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करनी है. नीड टू और नीड फॉर अल्टरनेटिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. इसके बाद बात करेंगे अबाउट द की ग्लोबल चैलेंजेस, है ना. एंड हम बताएं कि इंडिया का क्या रोल है भाई इन एडवोकेटिंग दिस चैलेंजेस विद इन G20. इंडिया रोल in advocating challenges. कंक्लूजन के अंदर हम कंक्लूड करेंगे बाई हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवाइटलाइजिंग मल्टीलेटरलिज्म. इम्पोर्टेंस ऑफ जो अभी जो बाइपोलर फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है उसको हमको मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जाने की क्या इम्पोर्टेंस की बात करेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ रिवाइटलाइजिंग मल्टीलेटरलिज्म. इम्पोर्टेंस ऑफ रिवाइटलाइजिंग मल्टीलेटरलिज्म. सो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या है. बिकॉज इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 कम एट अ क्रूशियल टाइम when जो global challenges हैं it required a collective action and multilateral initiative. India's presidency of the G20 comes at a crucial time when global challenges require collective action and multilateral initiatives. ओके, सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रोल प्ले कर रहा है इंडिया एज ए प्रेसिडेंसी. मतलब G20 में इसका क्रूशियल रोल है इन स्टीयरिंग द एम्पावरमेंट ऑफ सच अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन. मतलब जो कि किस पे फोकस्ड हो, दे शुड बी बेस्ड ऑन इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन एंड ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी, है ना. एंड वो जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करें. ठीक है, सो
सो इंटरनेशनल जो इंडिया का रोल है, हम लेटेस्ट हमको बात करनी है अबाउट दी रोल ऑफ इंडिया। मेन क्वेश्चन ये है, रोल ऑफ इंडिया है ना इन एम्पावरमेंट ऑफ अल्टरनेटिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। उसी की बात करेंगे हमारे पास, रोल ऑफ इंडिया इन empowerment of alternative institutions। ऐसे लिखते हैं इंस्टीट्यूशंस। पहला तो इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, बिकॉज वी नीड टू एस्टेब्लाइज पैरिटी। सो इंडिया का जो ये इंडिया क्या ध्यान दे रहा है भाई, it ध्यान दे रहा है इन स्टेबलाइजिंग अ पैरिटी इन इंटरनेशनल नेगोशिएशन। बिकॉज जो आज के ज़माने में जो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इट फेवर्स द डेवलप्ड कंट्रीज। सो जो ग्लोबल साउथ है, उसकी जो एबिलिटी है उसको वो कमज़ोर कर रहा है भाई, बिकॉज हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड नहीं कर पा रहे ठीक से, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हमारे अंदर। सो क्या करता है, बोलता है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे जिससे हमारे जो दिक्कतें हैं वो सुलझ सकें। सो एस्टेब्लाइजिंग पैरिटी इन इंटरनेशनल नेगोशिएशन, एस्टेब्लाइजिंग पैरिटी इन इंटरनेशनल नेगोशिएशन। The current global governance structure favors developed countries or developed economies, hindering the growth of the global south, hindering the global साउथ। इसमें इंडिया आता है, बहुत सारे और भी कंट्रीज आते हैं, है ना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। इन ग्लोबल साउथ एबिलिटी टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस, ट्रेड चैलेंजेस एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। सो हम क्या करेंगे कि नेगोशिएशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, एंड ऑल्सो हम जो जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसको एक तरह से ब्रिज करेंगे G20 के अंदर। बिकॉज इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इंडिया हमेशा सोचता है टू ब्रिज दी जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस, को इंडिया सोचता है ब्रिज करूं। कैसे ब्रिज करता है भाई, बाय प्रमोटिंग कंस्ट्रक्टिव डायलॉग एंड कोऑपरेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो इंडिया का न्यूट्रल स्टांस था इन रशिया यूक्रेन वॉर ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिज जियोपॉलिटिकल डिवीजन। एग्जांपल के तौर पे इंडियाज न्यूट्रल स्टांस इन दी रशिया यूक्रेन वॉर offers and opportunity to bridge अरे यार, यहाँ तक ठीक रहेगा। और क्या क्या रूल है भाई इंडिया का, बिकॉज हम लोग जब प्रायोरिटाइज करते हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन को, एनर्जी सिक्योरिटी को, फूड सिक्योरिटी को, सो हमारे पास जो नीड है ना उसको हम बता रहे हैं कैसे एस्टेबलाइज कर सकते हैं, है ना, मतलब जो एम्पावर कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको
कैसे एम्पावर कर सकते हैं? बाई प्रायोरिटाइजिंग क्लाइमेट एडाप्टेशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। और कैसे भाई? हमारे पास एम्पावर कर सकते हैं वुमेन को, प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फिर हम सस्टेनेबल ग्रोथ को जब हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, सो वी कैन इंडिया कैन कंट्रीब्यूट टू अ more balanced and forward looking approach to global governance by empowering women, promoting digital public infrastructure, empowering women, promoting digital public infrastructure. India can contribute to a forward-looking approach to global governance. India can contribute to a forward-looking ऐसे लिखते हैं, इंडिया कैन कंट्रीब्यूट टू अ बैलेंस्ड अप्रोच टू ग्लोबल गवर्नेंस। ओके, और हमको जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको साथ साथ आपस में मिल के सुलझाना है भाई। ठीक है, कैसे? बाई लेवरेजिंग पार्टनरशिप, फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशंस एंड जो मल्टीलैटरल अप्रोचेस हैं उसको हमको ज़्यादा बढ़ावा देना है। इंडिया कैन ड्राइव प्रोग्रेस ऑन क्रिटिकल इश्यूज, है ना। इन सब चीज़ों को जब ध्यान देंगे तो बाई इन सब चीज़ों से क्या होगा भाई? इन सब चीज़ों से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनका एम्पावरमेंट होगा। बाई leveraging partnership, facilitating cooperation and advocating for multilateral approach, India can drive on critical issues such as climate change, trade, etc. Partnership, facilitating cooperation and advocating for a multilateral approach. So सब चीज़ें हैं भाई। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय चैंपियनिंग वैल्यूज सच एज इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी, इंडिया कैन स्ट्रेंथ द अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन जो कि इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करते हैं टू द रियलिटीज ऑफ 21st सेंचुरी। सो बाय चैंपियनिंग वैल्यूज सच एज inclusivity, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी को जो हम वैल्यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इंडिया कैन स्ट्रेंथन अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस that can effectively respond to the realities of the 21st century. ओके, सो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9।
India's presidency of G20 present a significant opportunity to revitalize multilateralism and address global challenges। ये सब चीज़ पे ध्यान देना है कि कैसे इसका रोल है, उसके बारे में बात की है हमने, है ना। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ इंडिया that India can play in steering the empowerment of alternative international institution। तो जो अल्टरनेटिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो उसको कैसे वो एम्पावर कर सकता है इंडिया, उसके बारे में हमको बताना है। तो ये कैसे एम्पावर कर रहा है भाई, बिकॉज इट स्टेबलाइज अ पैरिटी इन इंटरनेशनल नेगोशिएशन करके क्या कर रहा है, डिफरेंसेस जो है डेवलपमेंट में, ट्रेड में, सिक्योरिटी में, उस चैलेंजेस जो है उसको दूर कर रहा है। जो जियो पोलिटिकल डिफरेंसेस है उसको ब्रिज कर रहा है इंडिया जो एज G20 का प्रेसिडेंट है ना। एंड ऑल्सो ये प्रायोरिटाइज कर रहा है क्लाइमेट एडेप्टेशन को, एनर्जी सिक्योरिटी को एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को। एंड ऑल्सो इस फोकस करता है इंडिया G20 की अगर प्रेसिडेंसी रखा हुआ है तो वो फोकस कर रहा है वुमेन को एम्पावर करूँ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करूँ, जिससे क्या होगा भाई, एक बैलेंस्ड अप्रोच बनेगा ग्लोबल गवर्नेंस के लिए और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एम्पावर होंगे। एंड ऑल्सो हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं एंड एक मल्टीलेटरल अप्रोच का ध्यान देंगे, जिससे हम क्या कर पाएँ, जो ट्रेड में चेंजेस हैं, ट्रेड में इशूज़ हैं, जो क्लाइमेट चेंज में इशूज़ हैं, उसको हम दूर कर पाएँ। लास्ट में कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट हमको कौन कौन सी वैल्यूज़ को ध्यान देना है, इंक्लूसिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी को ध्यान देना है, जिससे हम अपने जो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है examine how the Indian diaspora can complement India's institutionalized initiatives to deepen its ties with African nation। ओके, सो ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है, IR से क्वेश्चन है भाई। ये इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो किससे क्वेश्चन था, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था। इंटरनेशनल रिलेशन एक प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन प्लस गवर्नेंस को जोड़ के क्वेश्चन बनाया गया था, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जामिन हाउ इंडियन डायस्पोरा कैन कम्प्लीमेंट्स इंडियाज इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशिएटिव। जो इंडिया का इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशिएटिव है, क्या कैसे इंडियन डायस्पोरा इसको क्या कर सकता है, कम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं अपने टाइज जो अफ्रीकन नेशन है उसको डीपेन करना। सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, अप्रोच ये होगा कि सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड सबसे पहले जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम बताएंगे द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंटरनेशनल रिलेशन। रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंटरनेशनल रिलेशन। बॉडी में किसके बारे में बात करेंगे, बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट दी इंडिया के कौन कौन से इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशिएटिव हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशिएटिव्स बाय इंडिया, उसकी बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे जो गैप्स हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में, है ना, जिससे जो इंडिया और अफ्रीका का टाइज जो है वो बन नहीं पा रहा है ठीक से। सो गैप्स की बात करेंगे, गैप्स इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन स्ट्रेंथनिंग द इंडिया अफ्रीका टाइज। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से मतलब जो इंडिया डायस्पोरा का रोल क्या हो सकता है यहाँ पे टू डिपेंस इंडिया अफ्रीका टाइज। रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन स्ट्रेंथनिंग दिस टाइज। लास्ट में हम कंक्लूड कैसे करेंगे, बाय मेंशनिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज डायस्पोरा इन कंप्लीमेंटिंग दिस टाइज। significance of Indian diaspora complementing इंडिया अफ्रीका टाइज। सो स्टार्ट करते हैं भाई। जो इंडिया का डायस्पोरा है इन अफ्रीका दैट कंप्रोमाइज अराउंड 3 मिलियन पीपल्स, मतलब 3 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे, एंड दे आर वेरी क्रूशियल एंड उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अफ्रीका। द इंडियन डायस्पोरा
in Africa that comprises around, so that comprising approximately 3 million peoples. It can play a crucial role in shaping India's foreign policy in Africa. In shaping India foreign policy in अफ्रीका। लास्ट में बॉडी में हम लिखेंगे कि कैसे जो इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशिएटिव हैं कौन कौन से हैं भाई इंडिया के, उसके बारे में बात करते हैं हम। इसको एक चार्ट से बना के कंप्लीट करते हैं यार, है ना। सो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनिशिएटिव्स बाय इंडिया। इंडिया की तरह कौन कौन से इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशिएटिव हैं, जैसे कि इंडिया अफ्रीका हेल्थ फंड जो है वो सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने दिया था, मतलब एक सपोर्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक हमारे पास ओके इंडिया अफ्रीका हेल्थ फंड, है ना। हमारे पे एक लाइन ऑफ क्रेडिट है टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अफ्रीका, line of credit that is LOCs to fund infrastructure project in अफ्रीका। हमारे पास एक पैन अफ्रीका ई नेटवर्क है जो क्या करता है, नॉलेज शेयरिंग करता है। नॉलेज शेयरिंग इन व्हाट, इन टेली एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। पैन अफ्रीका ई नेटवर्क फॉर टेली एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन। ओके, हमारे पास एक इंडिया अफ्रीका जो फोरम समिट हुआ था ना, वो है टू एनहांस व्हाट cooperation between both India, Africa Forum Summit। ये इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशिएटिव हैं जो कि इंडिया ने लिए हैं भाई, बट कुछ गैप्स हैं इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस में, जो कि गैप्स को फिल कर सकता है इंडिया का डायस्पोरा, जो कि कहाँ पे रहता है, अफ्रीका के अंदर। सो गैप्स इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं वो गैप्स। सो द गैप्स इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा। आईडी का मतलब क्या है, इंडियन डायस्पोरा। पहला लैक है भाई, कमी है किस चीज़ की, एक क्लियर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की। लैक ऑफ अ क्लियर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इसकी कमी है। ओके, सो जो इंडिया का जो डायस्पोरा है कैन कम्प्लीमेंट दिस लैक, है ना। कैसे, बाय लेवरेजिंग देयर एक्सपर्टीज, network and knowledge, the Indian diaspora can complement lack of
complement this lack by leveraging expertise, networks and knowledge। और क्या कमी है और क्या गैप है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स में? हमारे पास एक लिमिटेड सिंक्रोनाइजेशन है किसी किसके बीच में, बिटवीन डेवलपमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हमारे पास लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ना, इनसफिशिएंट कोऑर्डिनेशन होता है भाई किसी किसके बीच में, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हो गया है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव मतलब जो इंडिया अफ्रीका हेल्थ फंड है, एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है। इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ क्रेडिट है ना, जो कि फंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, और जो इंडिया एशिया हेल्थ फंड है जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, इन दोनों के बीच में क्या नहीं है भाई, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गैप क्या है भाई, इंडिया के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है उसमें क्या गैप है। ये गैप है कि भाई यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। किसके किसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है भाई? सिंक्रोनाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा है बिटवीन दी डिफरेंट डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जो डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट, एक है हमारे पास लाइन ऑफ क्रेडिट, एक है हमारे पास अफ्रीका इंडिया हेल्थ फंड, दोनों के बीच में क्या नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। इसके वजह से यहाँ पे चैलेंजेस है हमारे पास। सो limited synchronization between development instruments, okay, such as line of credit and capacity बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, ओके। तो जो इंडियन डायस्पोरा होगा, इट एक्ट एज व्हाट, इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी, एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी, जिसे सिंक्रोनाइजेशन को बढ़ावा देगा। कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल बाई acting as an intermediary, ओके। और क्या है भाई, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं। ये हो गए गैप्स, बट हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्टेंसेस है जहाँ पे हमने इस गैप को भरा है ना। मतलब जो इंडियन के बिजनेसेस थे अफ्रीका के अंदर, है ना, इन अ रिसेंट डायलॉग सजेस्टेड फॉलोइंग स्टेप्स टू इम्प्रूव द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से तरीके से हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं भाई? इंस्टेंसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग गैप्स, ये जो गैप्स हैं उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, इसको भर सकते हैं बाई इम्प्रूविंग द लाइन ऑफ क्रेडिट, improving the line of credit, है ना, setting up banks and liberalize visa policies, setting up banks and liberalize visa policies, और क्या कर सकते हैं हम, जो डायरेक्ट फ्लाइट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीकन कंट्रीज, स्टार्टिंग डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। और क्या कर सकते हैं, कंट्री हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट अ रोबस्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। सो डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट
मैकेनिज्म की। तो ये सब इंस्टेंसेस है जिससे, ये सब चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो गैप्स हैं हमारे पास उसको हम दूर कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट by actively engaging the Indian diaspora, India can tap into their expertise, network, and cultural connection to bridge the gaps in its initiative in Africa. Okay, so by actively engaging the Indian diaspora, India can tap into their expertise, network, and cultural connections to bridge the gap in its initiative. Africa and foster mutually beneficial partnership. Okay, ये ठीक है भाई। एक्टिवली एंगेजिंग द इंडियन डायस्पोरा सो ब्रिज द गैप। सो इस प्रकार से हमने इस आंसर को कंक्लूड किया है भाई। जो क्वेश्चन था वो था एग्जामिन हाउ इंडियन डायस्पोरा कैन कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशिएटिव। बिकॉज जो इंडिया का डायस्पोरा है उसके पास एक्सपर्टीज है, उसके पास नेटवर्क है, उसके पास कल्चरल कनेक्शन है, जिससे जो गैप्स हैं जो कि इंडिया के इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशिएटिव्स में है, जैसे कि हमारे पास जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसमें हेल्थ इंडिया अफ्रीका हेल्थ फंड है, उसमें जो दिक्कतें हैं उसको सुलझा सकते हैं हम विद दिस बाय एंगेजिंग द इंडियन डायस्पोरा। तो इस प्रकार से हमने ये कंक्लूड किया। ये पार्ट 2 था भाई, जहाँ पे हमने 5 से लेकर 10th 6 से लेकर 10th तक के क्वेश्चंस बताए हैं। देखिए देखो भाई, क्वेश्चंस बड़े हैं बिकॉज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। कंटेंट यहाँ से अच्छा खासा हमारे पास मिलता है जो कि हम मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन है, बट जो क्वेश्चंस हैं दे आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बिकॉज G20 हो रहा है भाई। गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अफ्रीका यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगेज है, इंडिया अफ्रीका का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज चाइना यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो ये हो गया पार्ट 2।